जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो हम पिछली वीडियो में देखे थे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जिसे पांच नियम ऐसे थे जिसे हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं और 3 नियम ऐसे थे जिसे हम भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, हम गंवा सकते हैं अपनी नागरिकता। तो आज आज के वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे। भाग दो का ही टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है? एनआरआई। क्या है? एनआरआई। एनआरआई, नॉन नॉन रेसिडेंट इंडियंस। नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस। एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता क्या है? एनआरआई हम उन भारतीय लोगों को कहते हैं जो भारत में न होकर किसी और देश में रहते हैं, फिर भी उनकी भारत की नागरिकता बनी रहती है। वो किसी और देश में इस कारण से रहते हैं जैसे कि वो अपने कार्य के लिए गए हों, या किसी किसी व्यापार के लिए गए हों, या शिक्षा के लिए गए हों। तो जो भी भारतीय नागरिक अगर किसी और देश में 6 महीने से ज़्यादा किसी और देश में रहता है तो उसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। तो एनआरआई उन उन लोगों को कहते हैं। जैसे एनआरआई होने का कुछ पहचान है। एनआरआई होने का कुछ पहचान है। जैसे आप विदेश में हैं तो आप विदेश के कुछ हिस्सा, जैसे आपने कमा रहे हैं, उस कमाई का कुछ हिस्सा आप देश में भेजते हैं। ठीक है? और आप एनआरआई हैं, आपको वोट देने का भी अधिकार है। आप अगर विदेश से अपने देश में आते हैं तो आप अपना मतदान दे सकते हैं। अगर मतदान है तो आप मतदान दे सकते हैं। ठीक है? तो एनआरआई का मतलब यही होता है, उन भारतीयों को एनआरआई उन भारतीय नागरिक को कहते हैं जो भारत में न होकर किसी और देश में रहते हैं, लेकिन भारत की नागरिकता बनी रहती है। एनआरआई हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो भारत में ना होकर किसी और देश में रहता है, फिर भी उसकी भारत की नागरिकता बनी रहती है, उसे हम एनआरआई कहते हैं। एनआरआई उसे कहते हैं जो भारत में 6 महीने से ज्यादा किसी और देश में रहता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 6 मंथ से ज्यादा किसी और देश में रहने पर उस व्यक्ति को भारत में एनआरआई बोलते हैं। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए इसके आगे देखते हैं। इसका अगला टॉपिक है ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता। आइए जानते हैं ओवरसीज नागरिकता का मतलब होता क्या है। ओवरसीज नागरिकता वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो जिनके पूर्वज कभी भारतीय थे और वो अभी जिनके पूर्वज जो भारतीय थे, वो व्यक्ति, उनके जो पूर्वज थे, वो व्यक्ति अभी किसी और देश में जाकर किसी और देश का नागरिकता ले लिया हो और भारत में आय निवेश करता हो या कोई बिजनेस करता हो, तो वैसे व्यक्ति को दिया जाता है ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता का मतलब हुआ वैसे बड़े व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत में निवेश करें, रोजगार दें। ठीक है?
तो ओवरसीज नागरिकता बड़े बड़े व्यक्तियों को दिया जाता है। इसमें एक विशेष आता है आजीवन वीजा, माने जीवन भर के लिए वीजा वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो भारत में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। जो अपने बिजनेस करेगा भारत में, किसी और देश का नागरिक है भारत में बिजनेस करेगा, तो उसको ये ओवरसीज नागरिकता दिया जाता है, जिसे बोलते हैं आजीवन वीजा। इसके तहत वो व्यक्ति भारत में कभी भी आ सकता है अपना कार्य के लिए और अपना कार्य करके जा सकता है। तो समझ गए, ओवरसीज नागरिकता वैसे व्यक्ति को दिया जाता है। ओवरसीज नागरिकता वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जिनके पूर्वज भारत के नागरिक थे, जिनके पूर्वज भारत के नागरिक थे और वर्तमान में किसी और देश के निवासी हैं, और वर्तमान में किसी और देश की नागरिकता ले लिया हो, ऐसे व्यक्तियों को ओवरसीज नागरिकता दिया जाता है जिनके पूर्वज कभी भारतीय निवासी थे और उनकी जो भी पीढ़ी है आगे की, वो विदेश में जाकर फंस गई है और विदेशी नागरिकता ले ली है, और वो व्यक्ति अपने देश में भारत में कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को ओवरसीज नागरिकता दी जाती है। ओवरसीज नागरिकता कब लागू किया गया था? 2005 में। ओवरसीज नागरिकता कब लागू किया गया था? 2005 में। अब आइए इन दोनों में अंतर समझते हैं। एनआरआई और ओवरसीज नागरिकता में अंतर क्या है? एनआरआई ये भी व्यक्ति भारत से बाहर ही रहते हैं। एनआरआई जो होते हैं वो भारत से बाहर ही रहते हैं, जो 6 महीने से ज़्यादा भारत से बाहर रहते हैं, अपने कार्य के लिए जाते हैं या कमाने जाते हैं। और ओवरसीज नागरिकता जो विदेशी नागरिकता ले लिया है उसे ओवरसीज नागरिकता दिया जाता है। इन दोनों में अंतर यह है कि जो एनआरआई है वो भारत में आएगा तो वो अपना वोट डाल सकता है, लेकिन जो ओवरसीज नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। और जो एनआरआई है वो भारत में शिक्षा ले सकता है, ठीक है, ओवरसीज भी शिक्षा ले सकता है। एनआरआई भारत में अपना जमीन खरीद सकता है, कृषि के लिए, खेती करने के लिए जमीन खरीद सकता है, लेकिन ओवरसीज नागरिकता जिसके पास है वो भारत में कृषि के लिए जमीन नहीं खरीद सकता है। और एनआरआई वो संवैधानिक पद पर बैठ सकता है। संवैधानिक पद जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, कोई भी सरकारी नौकरी हो गया, उस पद पर एनआरआई बैठ सकता है। लेकिन ओवरसीज नागरिकता वाले व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये विदेशी नागरिक है, ये विदेश की नागरिकता ले लिए हैं, जिसे ये संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते हैं। इनके पूर्वज जो थे वो भारत के थे, लेकिन अभी जो जिसे ओवरसीज नागरिकता दिया जाता है वो भारत के नागरिक नहीं है, बल्कि वो विदेश के नागरिक होंगे, विदेशी नागरिकता ले लिए हैं, ठीक है। तो ये अंतर है एनआरआई और विदेशी ओवरसीज नागरिकता में, ठीक है। तो आइए इसके आगे देखते हैं, इसको मिटाकर देखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसके आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का वीजा। वीजा का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वीजा हम कहते हैं किसको है, आइए समझते हैं। वीजा जब अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाना है, जैसे मान लीजिए अपना देश छोड़कर कोई ना कोई जाता है विदेश में कमाने के लिए, विदेश में कार्य करने के लिए जाता है, तो अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाने के लिए, जिस देश में जा रहे हैं अपना देश छोड़कर, उस देश का परमिशन लेना ही वीजा कहलाता है। यहाँ आप हमारे देश में आ सकते हैं और अपना कार्य करके फिर वापस अपने देश में जा सकते हैं। मतलब जिस देश में जा रहे हैं उस देश से परमिशन लेना ही वीजा कहलाता है। जिस देश में हम लोग जा रहे हैं अपना कार्य के लिए या कमाने के लिए, अगर हम जा रहे हैं तो उस देश से परमिशन लेना होता है कि हम आपके देश में आना चाहते हैं, हमें ये कार्य है, या हम आपके देश में आकर कमाना चाहते हैं, तो उस देश से परमिशन मिल जाता है। जो देश अपना परमिशन देता है वीजा के रूप में, जिसे हम बोलते हैं वीजा मिल गया, अब हमको बाहर जाना है, अब बाहर जाके कार्य करना है या कमाने जाना है, जिसे हम देश से परमिशन मिल गया है, हम उस देश में जा सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वीजा।
आइए इसको लिख देते हैं। अपना अपना देश छोड़कर किसी किसी और देश में जाने से पहले उस देश का परमिशन या आज्ञा लेना ही वीजा कहलाता है। अपना देश छोड़कर किसी और देश में जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं उस देश से परमिशन लेना ही वीजा कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? पासपोर्ट। अगला टॉपिक क्या है? पासपोर्ट। पासपोर्ट पासपोर्ट आइए समझते हैं, वीजा समझते हैं। पासपोर्ट देखिए, अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाने के लिए क्या चाहिए? वीजा। लेकिन जब अपना देश छोड़ रहे हैं तो क्या अपने देश से आप परमिशन ले रहे हैं या नहीं? तो अगर अपना देश छोड़ रहे हैं तो अपने देश से परमिशन लेना पासपोर्ट कहलाएगा कि हाँ, हम ये मेरा दस्तावेज है, ये मेरा पासपोर्ट है, जो ये मुझे अधिकार देता है कि हम अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी और देश में जाना है तो उस देश से परमिशन लेना वीजा कहलाता है, और अपना देश छोड़कर जाना है तो अपने देश से परमिशन लेना पासपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अपने देश से परमिशन लेने का कहलाता है पासपोर्ट। ठीक है, आइए लिखते हैं इसको। अपना देश छोड़ने से पहले अपने देश से आज्ञा लेना या परमिशन लेना ही पासपोर्ट कहलाता है। ठीक है, वीजा और पासपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीजा किसी और देश में जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं उस देश का परमिशन लेना वीजा कहलाता है, और अपना देश छोड़कर जाने के लिए अपने देश से परमिशन लेना पासपोर्ट कहलाता है। ठीक है, आइए वीजा पासपोर्ट समझ रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है? एम्बेसडर, राजदूत। एम्बेसडर, राजदूत, इसको समझते हैं। एम्बेसडर, राजदूत। ठीक है, राजदूत कहते हैं किसको है? राजदूत जो होता है ना, वो एक आईएएस अधिकारी होता है, बहुत पुराना आईएएस अधिकारी को ही हम बोलते हैं राजदूत। ये राजदूत आईएएस अधिकारी बोलते नहीं, एक पद है ये राजदूत। ठीक है, प्रत्येक देश, हर एक देश, इस देश में, इस दुनिया में जितने भी देश हैं लगभग प्रत्येक देश अपना राजदूत हर एक देश में रखता है। एक अधिकारी है जो हर एक देश में राजनीतिक संबंध को बनाए रखने के लिए रखता है। जैसे पाकिस्तान के राजदूत इंडिया में है, इंडिया के राजदूत पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडिया का राजदूत चाइना में भी है, चाइना का राजदूत इंडिया में भी है, इंडिया का राजदूत अमेरिका में भी है, अमेरिका का राजदूत इंडिया में भी है। ठीक है, तो राजदूत हर एक देश में है, उस देश का अपने देश में, अपने देश का उस देश में। तो ऐसे हर देश में राजदूत है। राजदूत राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, राजदूत पर कोई भी देश, जैसे हमारे देश में, भारत में जो भी राजदूत हैं, जिस भी देश के राजदूत हैं, उन राजदूतों पे कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, उन पे कोई भी मतलब मुकदमा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर राजदूत कोई गलती भी कर देता है, कोई अपराध भी कर देता है, कानूनी अपराध भी कर देता है, तो उस पर मुकदमा नहीं होगा। हालांकि उस देश को बताया जाएगा कि आपके राजदूत ने हमारे देश में ये अपराध किया है, जो आप इस पे क्या निर्णय लेना चाहते हैं। ठीक है, तो राजदूत का मतलब समझो, राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश एक दूसरे देश में अपना अपना राजदूत रखते हैं। ठीक है, हर देश बताइए, प्रत्येक देश अपने राजनीतिक संबंध
संबंध संबंध संबंध बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश में एक दूत भेजती है या रखती है ताकि देश में राजनीतिक संबंध बना रहे। इस देश से कुछ मदद उस देश को किया जा सके, उस देश से मदद हम ले सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक संबंध को बनाए रखने के लिए राजदूत हर एक देश में रखा जाता है। ठीक है, राजदूत समझ गए। आइए इसको बेटा अगला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रमंडल। अगला टॉपिक क्या है सर? राष्ट्रमंडल। वीजा पासपोर्ट सब हो गया, राजदूत भी हो गया, एम्बेसडर। और आगे देखते हैं राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा छोटा है इसको मिटा के बड़ा भी लिखते हैं ना। राष्ट्रमंडल देश। अगला टॉपिक है राष्ट्रमंडल देश। ठीक है, आइए टॉपिक देखते हैं राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देश देखिए, इसका मतलब होता है वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। समझ रहे हैं ना? वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उसे राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है क्योंकि ये इंग्लैंड का गुलाम था, अंग्रेज भी यहाँ पे शासन किए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल देश में कितने देश हैं अभी फिलहाल? 53, 53। कितने हैं? 53 राष्ट्रमंडल देश में। वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उसे राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। ठीक है, अभी इनकी संख्या कितनी है? राष्ट्रमंडल देशों की संख्या क्या है भैया? 53। कितने हैं भैया? 53 राष्ट्रमंडल देश अभी कितने हैं? 53, जिन्हें कॉमनवेल्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कॉमनवेल्थ की सदस्यों की संख्या कितनी है? 53। ठीक है, अब समझिए, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था लेकिन वो राष्ट्रमंडल देश में नहीं है, कॉमनवेल्थ से बाहर है। वो कहता है कि हम कॉमनवेल्थ में नहीं रहेंगे। ठीक है, वो मानता है कि हम गुलाम नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉमनवेल्थ से बाहर है यानी वो गुलाम नहीं, अपने आप को गुलाम नहीं मानता है, लेकिन वो भी ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, ब्रिटेन का गुलाम कौन था? अमेरिका। और कॉमनवेल्थ से बाहर कौन सा देश है बताइए? कॉमनवेल्थ से बाहर कौन सा देश है? वो कौन है? अमेरिका। ठीक है, कौन है? अमेरिका। तो राष्ट्रमंडल देश समझ गए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? एनआरआई, ओवरसीज नागरिकता, ठीक है, वीजा, पासपोर्ट, एम्बेसडर और राष्ट्रमंडल देश। तो आज इतने सब टॉपिक देखें, डिफाइन किए, समझे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आगे के टॉपिक भाग 2 का ही अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।